गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम बेस थ्योरम से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसकी शुरुआत हम एक्सरसाइज 13.3 के थर्ड क्वेश्चन से करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या स्टेटमेंट इसमें गिवन है। आप भी अपनी बुक साथ रखें जिससे कि आपको स्टेटमेंट को समझने में आसानी रहे। थर्ड क्वेश्चन है, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नॉन दैट 60% स्टूडेंट रेजाइड इन अ हॉस्टल। तो 60% किसी हॉस्टल में रहते हैं स्टूडेंट और 40% स्टूडेंट डे स्कॉलर्स। तो ये जो फॉर्मेशन है हम उसको नोट करते चलते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रेजाइड इन हॉस्टल अटेन ग्रेड ए। तो हॉस्टल में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 30% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रेड ए मिलता है, जबकि जो डे स्कॉलर्स हैं उनमें से 20% स्टूडेंट को ए ग्रेड मिलता है। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostler? तो आप इस क्वेश्चन को समझें। किसी कॉलेज के बारे में बात हो रही है। उस कॉलेज के 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल में रहते हैं और 40% स्टूडेंट्स डे स्कॉलर हैं, यानी कि वो अपने घर से कॉलेज आते हैं और कॉलेज से जाते हैं। जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं उनके 30% स्टूडेंट ने पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार ग्रेड ए प्राप्त किया है, और इसी तरह से जो बच्चे डे हॉस्टलर्स हैं उनमें से 20% बच्चों ने ग्रेड ए प्राप्त किया है। साल के आखिर में जब रिजल्ट्स आए तो एक बच्चे का सिलेक्शन एट रैंडम किया गया, उनमें से एक बच्चा चूज किया गया कॉलेज का। तो वो जो बच्चा था उसका ग्रेड था ए। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया था वो एक हॉस्टलर था। तो यहां पर हम इवेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। लेट वी डिफाइन द इवेंट्स एज, तो इवेंट हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। E1 इवेंट है कि ए स्टूडेंट सेलेक्टेड, जो हमने स्टूडेंट सेलेक्टेड किया है इज ए हॉस्टलर, यानी जो बच्चा हमने सेलेक्ट किया है, स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, वो हॉस्टल में रहता है। और E2 जो इवेंट है वो है कि जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है वो एक डे स्कॉलर है। अब यहां पर सिर्फ दो ही प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, या तो हॉस्टल में रहते हैं या वो डे स्कॉलर हैं। तो यहां पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि E1 और E2 दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, एग्जॉस्टिव हैं। तो जहां पर E1 की प्रोबेबिलिटी है, बताया गया है 60% स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, तो E1 की प्रोबेबिलिटी है 60/100, या आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में 3/5 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं E2 की प्रोबेबिलिटी की। तो E2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर 40/100 है, क्योंकि 40% स्टूडेंट डे स्कॉलर है। इसको भी हम सिंप्लीफाई करने के बाद में 2/5 लिखते हैं। अब मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूं कि स्टूडेंट सेलेक्टेड
अटेन्स ग्रेड ए, यानी एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है और उसको एग्ज़ाम में ए ग्रेड मिला है। ग्रेडिंग एग्ज़ाम के रिज़ल्ट देने का एक तरीका, जैसे हम लोग परसेंटेज में अपना रिज़ल्ट देखते हैं, ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट्स में परसेंटेज के स्थान पर ग्रेड दी जाती हैं। तो ए ग्रेड किसी स्टूडेंट को मिली है, ये हम कह रहे हैं इवेंट ए है। ए बाई E1 यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ हैपेंड, अब हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है यहाँ पर। तो वो कितना है कि अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है और ग्रेड ए प्राप्त करता है, ए अपॉन E1 का मतलब है कि एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया, उसने ग्रेड ए प्राप्त की, जबकि वो रहता कहाँ था? हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल में रहने वाले 30% स्टूडेंट को ग्रेड ए मिला था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड इज 30/100, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 3/10। अब बात आती है A/E2 की, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज हैपेंड। अब ये कितना है वो देखते हैं। अब इसका मतलब है A/E2 का कि एक स्टूडेंट जो हमने सेलेक्ट किया था उसकी ग्रेड ए आई थी, जबकि वो एक डे स्कॉलर था, यानी वो अपना आना जाना घर से करता था, और वो 20% स्टूडेंट इस प्रकार के जो थे उनको ग्रेड ए मिला था। तो A/E2 है 20/100। आप इसको 2/10 यानी 1/5 भी लिख सकते हैं। अब आपको ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज अकर्ड, यानी आपको बताना है कि हमने एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया था और उसको ग्रेड ए मिली थी, तो आप ये बताएं कि वो हॉस्टल में रहता था, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यानी हमें फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये कितना होगा बेस थ्योरम से? हम बाय बेस थ्योरम यहाँ लिख सकते हैं, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड। डिवाइड भी इसी प्रकार से करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E2 हैज अकर्ड। तो ये प्रोबेबिलिटीज सब हम लिख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी E1 है 3/5, अगली प्रोबेबिलिटी है 3/10, और इसी प्रकार से E1 की प्रोबेबिलिटी 3/5 और A/E1 यानी 3/10, प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी है 2/5 और A/E2 है 2/10 आप कह सकते हैं, या 1/5 भी आप इसको 2/10 लिख दें, जिससे आप कैलकुलेशन में आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकें। ऊपर आपको मिलेगा 9/50 और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 9 + 4 यानी 13/50। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9/30। तो ये तो हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी है कि एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया था जिसको ग्रेड ए मिली थी, वो हॉस्टल में रहता था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 9/13। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि एक स्टूडेंट जिसको ए ग्रेड थी वो डे हॉस्टलर था, तो वो होगा 1 - 9/13, क्योंकि दो ही इवेंट हैं, तो वो 4/13 हो जाएगा। आप उसको अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बार आप इसको पढ़ लें। तो 4th क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप पढ़ें इतने। फोर्थ क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ए स्टूडेंट either knows the answer
or gases. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that student knows the answer given that he answered it correctly? आपको शायद क्वेश्चन कुछ समझ में आया हो। ये जो क्वेश्चन है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देने से संबंधित है। तो एक स्टूडेंट जब किसी क्वेश्चन का आंसर देता है तो दो प्रकार से उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। या तो उसको नॉलेज है, उसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और दूसरा एक तरीका ये भी है कि वो एक अंदाज़ा लगाता है, गैस करता है और फिर वो आंसर भी दे देता है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी हमें गिवन है। तो अब हमें बताया गया कि अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी इज 1/4, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर? इस बात की प्रोबेबिलिटी आप बताएं कि स्टूडेंट को आंसर पता था जबकि उसने आंसर सही दिया था। तो यहां हम इवेंट को रीडिफाइन कर लेते हैं। लेट वी डिफाइन द इवेंट एज E1 इवेंट हम डिफाइन करते हैं कि स्टूडेंट नोज द आंसर, कि स्टूडेंट को उस क्वेश्चन जिसको हमने सेलेक्ट किया था उसका आंसर पता था। और E2 हम डिफाइन करते हैं कि स्टूडेंट गेसेस द आंसर। और दो ही तरीके हैं उस स्टूडेंट के पास उस क्वेश्चन को आंसर करने के, या तो उसको पता है, नहीं तो वो गैस करेगा और आंसर जरूर देगा। इवेंट ए है कि जो स्टूडेंट ने आंसर दिया वो सही दिया था उस क्वेश्चन का, स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली। तो इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं A/E1 को हम क्या लिखें? A/E1 को हम लिखेंगे कि स्टूडेंट ने आंसर दिया, सही दिया, आंसर तो सही दिया, लेकिन कब दिया? जबकि उसको उस क्वेश्चन का आंसर खुद पता था, बाय हिज ऑन नॉलेज, अपनी नॉलेज से उसने आंसर दिया, बाय हिज ऑन नॉलेज। A/E2 को हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली, बाय गैस, यानी गैस किया और उसने आंसर दे दिया। अब यहां की जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आप क्वेश्चन को पढ़ें और वहां से E1 और E2 की प्रोबेबिलिटीज को ढूंढने की प्रयास करें। तो एक बार हम दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट स्टूडेंट आइदर नोज और guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer. यानी कि वो आंसर जाने, ठीक ढंग से जाने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और वो गैस करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। आप देख सकते हैं दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है और केवल दो ही यहाँ पर इवेंट्स पॉसिबल थी। अब एक और कंडीशन हमें दी हुई है A/E2, यानी कि स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया। करेक्ट आंसर कब दिया? जबकि उसने गैस किया, गैस करके उसने सही आंसर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है।
लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड यहां नहीं गिवन है, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन ये आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि अगर स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है और अपनी नॉलेज से दिया है तो इसका मीनिंग होगा कि उसने ये जो आंसर दिया है अपनी नॉलेज से तो बिल्कुल सही दिया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड इज 1। अब आपको बताना है कि स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था लेकिन वो गैस करके दिया था, तो यानी कि आपको बताना है इस बार के स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था, अपनी नॉलेज से दिया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको बतानी है व्हेन A हैज अकर्ड, यानी उसने सही आंसर दिया लेकिन सही आंसर कैसे दिया जबकि उसको पता था। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, और इसी तरह से आप डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड। ये सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे पास है, केवल हमें वैल्यूज पुट करनी है। E1 की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, A बाई E1 ये 1 है, और नीचे इसी तरह से डिनोमिनेटर में 3/4 इंटू 1 तो आएगा ही आएगा, और E2 की प्रोबेबिलिटी जो कि 1/4 है और A बाई E2 भी 1/4 ही है। अब आपका काम है सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लें और आंसर लिख दें, तो ये काम आप आराम से कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है उसको पढ़ लें हम, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। थोड़ा बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं तो आप इसको कम से कम 2 बार 3 बार जरूर पढ़ें, तब जाकर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आते हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। ए लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट present. However, the test also yields a false result for 0.5% of the healthy person tested. The test यानी इसका मतलब है if a healthy person is tested then with probability is 0.005 that test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test is positive? आप इस क्वेश्चन को ये समझें कि किसी लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट होते हैं किसी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, और वो जो ब्लड टेस्ट हैं वो 99% सही रिजल्ट देते हैं, यानी कोई वास्तव में बीमार है तो उसको बीमार ही उस टेस्ट के द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसी जो परिस्थिति है 0.5% परिस्थितियों में ऐसा होता है, यानी कि एक हेल्दी पर्सन को भी बीमार घोषित कर दिया जाता है उस टेस्ट के माध्यम से। अब 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन उस डिजीज से, उस बीमारी से ग्रसित है। तो अब हमें बताना है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि अगर एक व्यक्ति को जिसको कि ये बीमारी है उसको ये डिजीज घोषित की जाएगी जबकि वास्तव में ही उसका टेस्ट पॉजिटिव आया ही है। तो
तो यहां हम इवेंट को डिफाइन करते हैं इस तरीके से। यहां पर इवन इवेंट हम मान लेते हैं कि एक जो व्यक्ति हमने चुना है उसको वो बीमारी है, जो भी हम बीमारी की बात यहां डिस्कशन कर रहे हैं। सेलेक्टेड पर्सन हैज सर्टेन डिजीज, कि जो हमने व्यक्ति चुना है उसको बीमारी है। और E2 का मतलब है कि जो व्यक्ति हमने चुना है सेलेक्टेड पर्सन हैज नॉट दैट डिजीज, वो बीमारी उसको नहीं है। इवेंट ए हम कहते हैं कि जो व्यक्ति हमने चुना टेस्ट के लिए सेलेक्टेड पर्सन इज पॉजिटिव, कि जो पर्सन हमने सेलेक्ट किया वो पॉजिटिव है। एक ही प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका हो, इसका मतलब है कि पर्सन इज पॉजिटिव when he has actually the disease। आप इस बात को समझें, यानी A बाय E1 का मतलब है कि एक व्यक्ति जिसे हमने चुना वो पॉजिटिव पाया गया। कब पाया गया? जबकि वास्तव में उसको डिजीज थी, यानी कि उसको डिजीज थी भी और वो पॉजिटिव पा भी गया, यानी वो सही रिजल्ट है। A बाई E2 का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड, यानी पर्सन पॉजिटिव तो पाया गया व्हेन ही हैज नॉट द डिजीज, जबकि उसको बीमारी थी ही नहीं और फिर भी उसको पॉजिटिव घोषित किया गया। अब इन प्रोबेबिलिटीज के बारे में हमें बताया गया, तो ये प्रोबेबिलिटीज एक बार हम लिखते हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करें तो E1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर आप पढ़ेंगे तो हमें बताया गया है कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन उस बीमारी से ग्रसित है। तो यानी कोई व्यक्ति हम ढूंढें और उसको बीमारी हो तो ऐसी संभावना 0.1% है। तो 0.1% सॉरी 0.1% ही है ऐसी। तो कितना हुआ ये 1/1000। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? केवल 0.1% को ही है, तो इसका मतलब हुआ कि 99.9% लोगों को 99.9% लोगों को बीमारी नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि 1 - 1/1000, बाकी लोगों को तो बीमारी है नहीं। तो यानी 1000 में से आप 1 माइनस करें, 1000 का भाग दें, तो ये होगा 999 भाग 1000। तो ये तो E1 और E2 की प्रोबेबिलिटीज। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड ये भी फाइंड करते हैं और A बाय E2 ये भी फाइंड करते हैं। तो इसके लिए एक बार हमें फिर बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमें बताया गया है कि जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो 99% इफेक्टिव है, यानी कि 99% केसेस में वो सही रिजल्ट देता है। तो A बाई E1 भी यही है कि एक पर्सन पॉजिटिव है जबकि वास्तव में उसको बीमारी हुई थी। इसका मीनिंग हुआ कि जब हमने उसका रिजल्ट करा है, टेस्ट उसका करवाया है, तो उसका सही रिजल्ट हमें मिला। तो वो 99% केसेस में ऐसा हो रहा है, यानी 99/100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड इज 99/100। लेकिन
कुछ परिस्थितियों में 0.5% केसेस में ये फॉल्स रिजल्ट भी दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं होते हुए भी पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है। ऐसा होता है 0.5% केसेस में, यानी 0.5/100 या 5/1000 केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति को वो बीमारी नहीं होती, फिर भी उसको बीमार घोषित कर दिया जाता है। तो अब आपको बताना है कि एक पर्सन को हमने सेलेक्ट किया था, उसको बीमारी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट इज पॉजिटिव, यानी मुझे यहाँ पर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज अकर्ड। हम लिखते हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A से, और इसी तरह से डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A और E2 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, हम पुट करते हैं, आंसर मिलेगा 1/1000 इंटू 99/100। अब नीचे तो रिपीट ही करना है हमें। E2 के लिए आप लिखेंगे 999/1000 और इंटू 5/1000। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसे आप पढ़ लें। सिक्स्थ क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, देयर आर 3 coins, one is a two-headed coin, another one is a biased coin that comes up heads 75% of the time, and third is a fair coin which is unbiased coin. One of the 3 coins is chosen at random and then it is tossed. It shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin? यानी इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में 3 प्रकार के कॉइन हैं। पहला कॉइन है टू हेडेड कॉइन, एक ऐसा कॉइन जिसके दोनों तरफ ही हेड ही है, एक जैसा ही सिंबल है दोनों साइड में। दूसरा कॉइन है जो फेयर कॉइन नहीं है, उसमें हेड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 75% टाइम्स हेड आता है, 25% टाइम टेल आता है, तो वो फेयर कॉइन नहीं है। इस तरह के कॉइन्स को बायस कॉइन कहते हैं। तीसरा जो कॉइन है वो एक फेयर कॉइन है, जिसे अनबायस्ड कॉइन भी कहा जाता है, इस पे हेड और टेल आने के चांसेस बराबर। अब इन 3 कॉइन्स में से सेलेक्ट करके एक कॉइन को टॉस किया जाता है, टॉस करने के बाद में रिजल्ट मिलता है हेड। अब हमें बताना है कि ये जो हेड मिला है ये पहले कॉइन को, ये लिखा हुआ है कि टू हेडेड कॉइन को टॉस करने की वजह से मिला है। तो टू हेडेड कॉइन जो था वो पहला कॉइन था, तो यानी हमें बताना है कि जो हमें हेड मिला वो पहले कॉइन को टॉस करने की वजह से मिला। तो यहाँ पर हम इवेंट को डिफाइन करते हैं इस तरह से। E1 का मतलब है टू हेडेड कॉइन इज टॉस्ड, या पहले हमने इसको सेलेक्ट किया है। 3 कॉइन्स में से पहले हम ऐसे कॉइन को सेलेक्ट करते हैं जो टू हेडेड है। E2 का मतलब है बायस्ड कॉइन, बायस्ड वो है इसमें हेड ज्यादा आता है, बायस्ड कॉइन इज सेलेक्टेड। और E3 का मतलब है अनबायस्ड कॉइन इज सेलेक्टेड, क्योंकि तीनों अपने प्रकार के एक एक ही कॉइन।
और इवेंट ए हम डिफाइन कर रहे हैं ए हैड इज ऑब्टेन्ड। अब हैड ऑब्टेन हुआ है, अब यहां पर हम फाइंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है। देखो हमारा जो पहला काम है वो है 3 कॉइन्स में से कॉइन को सेलेक्ट करना। कॉइन 3 है, उनमें से कोई भी जब सेलेक्ट करेंगे तो तीनों इक्वली लाइकली हैं सेलेक्ट करने के लिए, तो तीनों में से कोई भी सेलेक्ट किया जा सकता है। सभी की प्रोबेबिलिटी सेम होंगी, चाहे वो E1 की हो, चाहे E2 की हो, चाहे E3 की। 3 में से एक सेलेक्ट करना है, तीनों की ही प्रोबेबिलिटी 1/3 ईच। अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड। हमने एक कॉइन लिया, उसको टॉस करा, हेड मिला, यानी हेड मिला लेकिन पहले कॉइन के टॉस करने की वजह से मिला। अब ये जो कॉइन था ये 2 हेडेड कॉइन था, यानी दोनों ही साइड उसके हेड बना हुआ था, तो यहां आप किसी भी परिस्थिति में हेड ही प्राप्त करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यानी यहां पर आपने हेड प्राप्त किया लेकिन दूसरे कॉइन को उछालने पर प्राप्त किया। ये जो कॉइन था बायस था, जिसमें 75% टाइम हेड आता था, यानी 3/4, और A/E3 ये एक फेयर कॉइन था, यहां हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। हमें फाइंड करना है कि हमें हेड मिला लेकिन वो 2 हेडेड कॉइन की वजह से मिला, तो प्रोबेबिलिटी होगी ऐसे ही। अब PA लिखेंगे जिससे हमें डिवाइड करना है, और ये सभी प्रोबेबिलिटीज़ हमें अवेलेबल हैं, हमें केवल वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, A/E1 यानी 1, डिवाइड करना है 1/3 इंटू 1 से। E2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, A/E2 3/4 है, E3 1/3 है और A/E3 1/2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बेस थ्योरम की जो कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं, इनकी हेल्प से आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हम बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। बेस थ्योरम क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाते हैं इसके क्वेश्चन, इसके बाकी बची हुई प्रॉब्लम्स को हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।